गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान विषय। सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत कोशिका तथा कोशिका के अंगक पार्ट 2 भाग 2। इसके पहले हम लोगों ने भाग 1 पढ़ा था। भाग 1 में हम लोगों ने देखा किस तरह से कोशिका के कार्य क्या है, कोशिका के भाग क्या है, और फिर प्राणी कोशिका और वनस्पति कोशिका के अंतर हम लोगों ने देखा। प्राणी कोशिका में कुछ चीजें पाई जाती है, वनस्पति कोशिका में नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए जैसे हम लोगों ने देखा था कि वनस्पति कोशिका में हरित लवक होते हैं, किंतु प्राणी कोशिका में हरित लवक नहीं होते। एक में कोशिका भित्ति है तो दूसरे में कोशिका भित्ति नहीं है। इस तरह की तुलना हम लोगों ने देखी। कक्षा 7वीं की भी पुस्तक के बारे में मैंने बताया था कि उसमें भी पहले ये सब बातें आ चुकी है। आज हम लोग देखने वाले हैं कोशिका तथा कोशिका के अंतर्गत अंतर्द्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम लोगों ने बच्चों देखा है कि हमारे बिल्डिंग में पाइप होती है। पानी की सप्लाई के लिए बहुत सारी पाइपें, ड्रेनेज सिस्टम के लिए अलग अलग पाइप है। सबका अपना अपना कार्य है। अब जैसे ड्रेनेज सिस्टम, टॉयलेट बाथरूम का पाइप अलग है, टॉयलेट का पानी ले जाने के लिए अलग से पाइपलाइन है, पीने की जो पानी की सप्लाई है उसकी पाइपलाइन अलग है। उसी तरह से हमारे शरीर में भी अनेक पाइपलाइन है, अनेक अलग अलग तरह की पाइपलाइन है, और उनका कार्य भी अलग अलग है। जिस तरह से इमारत में पाइपलाइन है उसका कार्य अलग अलग है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग पाइपें हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो पाइप है उसका कार्य अलग अलग है। उसी तरह से वनस्पति में भी इसी तरह के भाग होते हैं जिसका कार्य अलग अलग होता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आंतरद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के भीतर विभिन्न पदार्थों का वहन करने वाले अंगक को आंतरद्रव्य जालिका कहते हैं। अब आंतरद्रव्य जालिका क्या है? अंतर्द्रव्य जालिका का अर्थात तरल पदार्थों से भरी हुई सूक्ष्म नलिका तथा पटल एक दूसरे से जुड़कर बनी हुई जाल जैसी संरचना होती है। जाल जैसी संरचना है जो तरल पदार्थों से भरी है। तरल मीन्स लिक्विड, पानी की तरह जो पदार्थ होता है उसको तरल पदार्थ कहते हैं। और सूक्ष्म नलिकाएं, अनेक छोटी छोटी बारीक बारीक सूक्ष्म नलिकाएं जो बाहर से देखने में हमारी समझ में नहीं आती। जब इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से देखते हैं तब हमें पता चलता है। अंतर्द्रव्य जालिका अंदर से केंद्रक को तथा बाहर से प्ररस कला से जुड़ी होती है। इसके पृष्ठतल पर राइबोसोम्स के कण हो तो उसे रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। यहाँ पर राइबोसोम्स दिखाई दिए और बीच में जो भाग है वह केंद्रक का है। आंतरद्रव्य जालिका, इसमें केंद्रक एवं राइबोसोम है। पृष्ठतल पर राइबोसोम्स के कण है और जो जिसे रुक्ष आंतरद्रव्य जालिका भी कहते हैं। अब कोशिका को आधार प्रदान करने वाली चौखट, इसका कार्य क्या है राइबोसोम्स का? तो यह है कोशिका को आधार प्रदान करने वाली चौखट है। इसमें प्रोटीनों का परिवहन होता है। परिवहन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोटीन को पहुंचाने का कार्य करता है। फिर अन्न, हवा, पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले विषैले पदार्थों को पानी में घुलनशील करके शरीर से बाहर निष्कासित करना। ऐसे जो पदार्थ जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, विषैले पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है, उसको पानी में घुलनशील, पानी में मिक्स करना और उसके बाद शरीर से बाहर निष्कासित करना। यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से जो घुलनशील पदार्थ है, टॉक्सिक पदार्थ है, यहाँ पर घुल करके फिर बाहर की तरफ निष्कासित करने का कार्य कर रहे हैं। सेक्रेटरी मॉलिक्यूल्स, वैक्यूल्स या एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये बाहर की जो आवरण है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस तरह से इस आकृति के माध्यम से, इस जीआईएफ के माध्यम से हम देख सकते हैं कि अन्न, हवा, पानी द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले विषैले जो पदार्थ हैं उसको पानी में घुलनशील किया जाता है और फिर द्रव रूप में शरीर से बाहर निष्कासित करने का कार्य, अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य। उसके बाद गोल्गी काय, गोल्गी पिट या गोल्गी कॉम्प्लेक्स,
गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। एक दूसरे से समांतर रची हुई 5-8 चपटी खोखली थैलियों से गोल्गी पिंड बनता है। ऐसी चपटी चपटी थैलियां हैं जिससे गोल्गी पिंड, ऐसे 5 से 7 8 इस तरह से 5 से लेकर के 8 तक चपटी खोखली थैलियां, इनसे गोल्गी पिंड बना है। इन थैलियों को पुटिकाएं कहते हैं। जो थैलियां है इसको पुटिका कहते हैं। यहाँ पर भी इंडिकेट किया है पुटिका। तो ऐसी जो चपटी चपटी थैलियां हैं इसे कहते हैं पुटिका। पुटिका या गोल्गी पिंड। अब ये पुटिकाएं अनेक प्रकार के प्रकीर्णों से भरी होती है। अनेक प्रकीर्ण इसमें होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा संश्लेषित किए हुए प्रथिन गोलीय पीठिकाओं में कैद होते हैं। जो प्रथिन है, प्रोटीन्स है, वो सब इसके अंदर पीठिका का अंतर्गमन दिखाया गया है यहाँ पर, अंतर्गमन। और उसके बाद फिर ये नवजात पीठिका इस तरह की और स्त्रावी पीठिका इस तरह से। तो इसके अंदर जो पुटिकाएं है, ये थैलियां है, इसमें प्रथिन भरा होता है। कोशिका द्रव्य से होती हुई ये पीठिकाएं गोल्गी काय गोल्गी काय तक पहुंचती है। उसके निर्मित क्षम भाग से संयोग कर द्रव्य गोल्गी काय की पुटिकाओं में भेज दिए जाते हैं। इससे अवकाशिका भी कहते हैं। अवकाशिका जो है, जो खाली रिक्त स्थान है, उसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है वह प्रथिन है, जो इन गोलीय पीठिकाओं में कैद है, बंद किया हुआ। गोल्गी काय की विभिन्न परतों से गुजरते समय प्रकीर्णों के कारण प्रथिन युक्त द्रव्यों में परिवर्तित होते जाते हैं। ये परिवर्तित प्रथिन पुनः गोलीय पीठिका में बंद होकर गोल्गी काय के दूसरे परिपक्व परत से बाहर चली जाती है। अर्थात जिस तरह से कारखानों में वस्तुओं को बांध करके पैक करके बाहर भेजा जाता है, उस तरह का कार्य यह गोल्गी काय या ये पुटिकाएं करती है। मतलब जो भी फिनिश प्रोडक्ट है, जो तैयार माल है, उसको कारखाने में पैक करके बाहर भेजने का कार्य, उसी तरह से गोल्गी काय के अंदर जो भी प्रथिन है उसे गोलीय पीठिका में बंद करके आगे पहुंचाने का कार्य, यह काम पुटिकाओं द्वारा। पुटिका मैंने बताया, जो ये चपटा भाग दिखाई दे रहा है इस तरह का, ऐसे 5 से 8 चपटी चपटी थैलियां होती है, इसे पुटिका कहते हैं। तो इसके कार्य क्या है? गोल्गी पिंड हम देख रहे हैं किस तरह से स्थानांतरित करने का कार्य यह कर रही है गोल्गी पिंड। गोल्गी पिंड कोशिका का स्त्राव अंगक है। कोशिका में संश्लेषित हुए प्रकीर्ण, प्रथिन, रंग द्रव्य आदि पदार्थों में परिवर्तन करके उसका वर्गीकरण करना, उन्हें कोशिका में या कोशिका के बाहर अपेक्षित स्थानों तक, कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जहां पर उसकी आवश्यकता वहां पर अपेक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य यह करती है, गोल्गी पिंड करता है। रिक्तिकाओं और स्त्राव पीठिकाओं का निर्माण। जो रिक्तिकाएं हम लोगों ने आकृति में देखा था, गोल जो सर्कल की तरफ भाग था, वह रिक्तिका थी। रिक्तिकाओं और स्त्राव पीठिकाओं का निर्माण करने का कार्य गोल्गी पिंड करता है। कोशिका भित्ति, प्ररस कला और लय कायिका के निर्माण कार्य में भी यह मदद करता है। तो गोल्गी का महत्वपूर्ण भाग है और उसका प्रमुख कार्य कोशिका भित्ति, प्ररस कला, लय कायिका, इन चीजों का निर्माण करना। अब हमने देखा है खेती में जो खरपतवार होता है, उन कचरों को एक घूर की तरह या गड्ढा खोद करके भाग बनाया जाता है, जहां पर इन सब चीजों को, खरपतवार को डाला जाता है। गोबर जो गाय भैंस का वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको भी डालने का काम करते हैं। कुछ दिनों के बाद यह एक अच्छे कंपोस्ट के रूप में निर्मित होता है, अच्छे खाद के रूप में बनता है। तो इन कचरों का किस तरह से निपटारा किया जाता है और उसके बाद एक अच्छी खाद का निर्माण किया जाता है, यह हम देख सकते हैं। गांव में जाएंगे तब इस तरह के दृश्य हमको दिखाई देते हैं जहाँ पर खाद बनाई जाती है। अब कोशिका में घटित होने वाली चयापचय चयापचय की क्रियाओं में जो वर्ज्य पदार्थ निर्मित होते हैं, उन्हें ठिकाने लगाने वाला संस्थान अर्थात लय कायिका या सामान्यतः इकहरे पटल द्वारा वेष्टित थैली होकर उसमें पाचक रस्व प्रकीर्ण होते हैं। यहाँ पर लय कायिका दी गई है। इकहरा भित्ति आवरण है उसके चारों तरफ, और अंदर है जटिल प्रकीर्ण। इकहरे पटल द्वारा वेष्टित थैली, इसमें अनेक प्रकीर्ण होते हैं, पाचक रस होते हैं, पाचक द्रव्य होते हैं। इसके बाद इसका कार्य क्या है? रोग प्रतिकारक प्रक्रिया। कोशिका पर आक्रमण करने वाले जीवाणु तथा विषाणुओं को नष्ट करती है।
हम लोगों ने देखा रोग प्रतिकारक क्षमता जितनी अधिक होगी, रोग के जो भी कीटाणु विषाणु हमारे शरीर में आक्रमण करते हैं, हमला करते हैं, उससे लड़ने की क्षमता प्रदान करना। तो यहाँ पर इसका प्रमुख कार्य है रोग प्रतिकारक प्रक्रिया देना। कोशिका पर जो भी आक्रमण करेगा, जीवाणु या विषाणु, उसे नष्ट करने का कार्य करती है। विध्वंसक दस्ता जीर्ण तथा कमजोर कोशिका अंगकों, सेंद्रिय मलबा जैसा बताया कंपोस्ट खाद बनाने के काम में आता है। विध्वंसक दस्ता तथा कमजोर कोशिका अंगकों, सेंद्रिय मलबा के वर्ज्य पदार्थ लय कईका द्वारा बाहर फेंके जाते हैं। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम यह करता है। इसके बाद आत्मघाती थैली भी होती है इसके अंदर। जब कोई कोशिका जीर्ण अथवा क्षतिग्रस्त हो जाती है, कोई कोशिका पूरी तरह से जीर्ण हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, क्षतिग्रस्त हो चुकी है, तो लय कईका फट जाती है और उनमें स्थित पाचक रस जो प्रकीर्णु है, स्वयं की कोशिका का पाचन करने का कार्य करती है। भुखमरी के समय लय कायिका कोशिका में संग्रहित प्रथिनों और वसा इनका पाचन करती है। भुखमरी अर्थात जब बहुत ज्यादा देर तक किसी को भोजन नहीं मिला है, भुखमरी का समय है, तो उसके अंदर जो कोशिका में संग्रहित प्रथिन है और जो वसा है, जो चर्बी है शरीर के अंदर, उसका पाचन मतलब उसके द्वारा शरीर को पोषण देने का काम लय कायिका करती है। तंतुकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हमने आपकी कक्षा की दी पंखे, उसी प्रकार जो अनेक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है किस तरह से चलते हैं हमने देखा है। तो किस तरह से चलते हैं, उसमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है? विद्युत ऊर्जा के द्वारा चलती है। जो हमारे विद्यालय में संगणक है या घरों में जो पंखे हैं, लाइट्स है, ये सब चलाने के लिए किसका उपयोग होता है? वह सब विद्युत ऊर्जा के द्वारा चलता है। प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का काम तंतुकणिका करती है। तो जो तंतुकणिका है वो उसका काम क्या है? अनेक जो कोशिकाएं हैं उसे ऊर्जा देने का काम। तो यह तंतुकणिका यहाँ पर दिया गया है। तंतुकणिका काम है, प्रमुख कार्य है कोशिकाओं को ऊर्जा सप्लाई करने का काम करती है, ऊर्जा देने का काम करती है। अब यह सब दिखाई कैसे देते हैं? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर तंतुकणिका द्विकला आवरण से युक्त संरचना, द्विकला बाह्य आवरण है और आंतरिक आवरण, दो आवरणों से घिरी हुई ये तंतुकणिकाएं हैं। बाह्य आवरण यहाँ पर चित्र पर दिखाई दे रहा है, चित्र में बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण, ये जो बाहर का बॉर्डर दिख रहा है बाह्य आवरण है। उसके बाद फिर अंदर भी एक आवरण है, इसे आंतरिक आवरण कहते हैं। इसलिए यह द्विकला आवरण से युक्त संरचना है। तंतुकणिका का बाह्य आवरण छिद्र युक्त होता है। आंतरिक आवरण की सतह कई मोड़ों शिखा में मुड़ी होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अनेक मोड़ों से यह आंतरिक आवरण बना हुआ है और इसके अंदर आंतरिक गुहा में जेली जैसा पदार्थ होता है, जिसमें कौन कौन सी चीजें? राइबोसोम्स, फॉस्फेट के अणु तथा डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीएनए मतलब डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी से डी ऑक्सी राइबो, एन से न्यूक्लिक, ए से एसिड अणु होने से तंतुकणिकाएं स्वयं प्रथिनों को संश्लेषित करने का कार्य, जो उसके अंदर प्रथिन है उसे संश्लेषित करने का कार्य यह कणिकाएं करती हैं। तो तंतुकणिका कोशिकाओं में उपस्थित कार्बोज और वसा का प्रकीर्णों की सहायता से, कार्बोज जो भी कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी वसा है, जो भी चर्बी है, उन्हें प्रकीर्णों की सहायता से ऑक्सीकरण करती है। ऑक्सीकरण अर्थात उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करने का कार्य। इस प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऊर्जा, जो मुक्त हुई ऊर्जा है उसे एटीपी कहते हैं। एटीपी क्या है? एडो एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित की जाती है, एटीपी के रूप में उसे संग्रहित करती है। प्राणी कोशिका की अपेक्षा वनस्पति कोशिका में तंतु कणिकाओं की संख्या कम होती है। यहाँ पर एक उसी तरह से तंतु कणिका की जीआईएफ दिया है, इसको हम देख सकते हैं, उसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। इसके बाद तंतु कणिका माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका कार्य क्या है? प्रमुख कार्य है ऊर्जा से समृद्ध एटीपी यौगिकों का निर्माण करना, एटीपी में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग कर प्रथिनों, कार्बोज, वसायुक्त पदार्थों का संश्लेषण करना, यह प्रमुख कार्य है तंतु कणिका का, माइटोकॉन्ड्रिया का।
ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाता है इसे। ऊर्जा, कोशिकाओं को ऊर्जा देने का कार्य तंतुपड़िका करती है। इसके बाद है रिक्तिका, वैक्यूल्स, जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है यहाँ पर वैक्यूल्स रिक्त भाग है, इसलिए इसे रिक्तिका कहते हैं। कोशिका के घटक द्रव्यों का संग्रह करने वाले कोशिका अंग अर्थात रिक्तिका, जो कोशिका के अंदर घटक द्रव्य है उसे संग्रहित करके रखना, उसे संभाल करके रखने का कार्य यह रिक्तिका करती है। इसका कोई विशिष्ट आकार नहीं है। कोशिका की आवश्यकता के अनुसार रिक्तिका का स्वरूप बदलता है, जितना ज्यादा आवश्यकता होगी उसके अनुसार उसका आकार होता है। कोशिका की जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार रिक्तिका का आकार बदलते रहता है। रिक्तिका इकहरे आवरण युक्त होती है, सिंगल लेयर होता है उसके बाहर, इसलिए यह इकहरा आवरण युक्त रिक्तिका है। रिक्तिका का प्रमुख कार्य है कोशिका का जलाभिसारक दाब नियंत्रित रखना। जो भी कोशिका के अंदर जल के अभिसारक की जो क्षमता है, उसका जो दाब है, जो प्रेशर है, उससे नियंत्रित करना, संभालने का कार्य। चयापचय की क्रियाओं में उत्पन्न उत्पादों ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, पानी का संग्रह करना। जो चयापचय की प्रक्रिया है, डाइजेशन का जो कार्य है, उसके बाद जो ग्लाइकोजेन, प्रोटीन, पानी, ये सब, इन सब चीजों का उत्पादन होता है, उसे संग्रहित रखने का कार्य यह रिक्तिका करती है। प्राणी कोशिका की रिक्तिका वर्ज्य पदार्थों द्वारा संग्रह करती है, तो अमीबा की रिक्तिका पाचन के पूर्व खाद्य पदार्थ संग्रहित करती है। अब प्राणी कोशिका की जो रिक्तिका है, वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य अर्थात जो त्याग कर दिए जाने वाले पदार्थ है, उन्हें संग्रहित करके रखती है। प्राणी कोशिका में कौन कौन से वर्ज्य पदार्थ है, हम लोगों ने देखा होगा, तो जो उसकी छाले होती है, छाल निकलती है वृक्ष की, प्राणियों की, पौधों की, पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों का वर्ज्य पदार्थ होगा। उसी तरह से जो प्राणी कोशिका है उसके अंदर अनेक वर्ज्य पदार्थ है, उसे संग्रहित, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसे संग्रहित करने का कार्य यह रिक्तिका करती है। उसी तरह से अमीबा की रिक्तिका पाचन के पूर्व जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसे संग्रहित करने का काम अमीबा, अमीबा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यह सब सिंगल सेलुलर एनिमल्स है। सिंगल सेल मतलब एक कोशिकीय जीव है, वैसे अमीबा के कोशिका, सिंगल कोशिका के अंदर ही सब कुछ, चयापचय की प्रक्रिया, खाद्य पदार्थों को संग्रहित करना, फिर उसका द्विविभाजन, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वनस्पति कोशिका की रिक्तिका में कोशिका द्रव भरा होकर वे कोशिका को दृढ़ता तथा कठोरता प्रदान करती है। अब वनस्पति कोशिका की जो रिक्तिका है उसमें कोशिका द्रव्य भरा होता है, जिसके कारण वनस्पतियों की जो कोशिकाएं होती है उसपे दृढ़ता और मजबूती प्रदान, कठोरता प्रदान करने का कार्य यह रिक्तिका करती है। या वहां पर रिक्तिका का एक जीआईएफ है, से हम देख सकते हैं किस तरह से वह कार्य करती है। अब लवक क्या है? वनस्पति, हम लोगों ने अनेक तरह की वनस्पतियां देखी हैं, पेड़ पौधे देखे हैं, उसकी पत्तियां देखे हैं, पत्तों का रंग देखा है, फूलों का रंग देखा है, फूलों को क्यों रंग प्राप्त होता है, कई बार यह जिज्ञासा हमारे मन में आती है। उसी के साथ साथ उसके जो पत्ते पीले होकर के गिरते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो फूलों का लाल, पीला, केसरी, नीला, ऐसे अनेक रंग किस कारण प्राप्त होते हैं, यह जिज्ञासा हमारे मन में अनेक बार आती है। तो ऐसे रंग देने वाले एक अंग केवल वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, जो अर्थात लवक, जो वनस्पति कोशिका में होता है। हम लोगों ने देखा जो लवक है वह वनस्पति कोशिका में है, प्राणी कोशिका में नहीं है। तो जो लवक है उसके कारण इन वनस्पति कोशिकाओं में रंग होता है। तो वनस्पति के अवयवों का रंग उदाहरण दिया है, जैसे हरा, हरा रंग क्यों? पत्ते, पत्ते के अंदर हरित लवक होते हैं, हरित द्रव्य या क्लोरोफिल होता है, इसलिए पत्ते हरे रंग के होते हैं। अब गाजर, गाजर का रंग लाल क्यों होता है? अगर गाजर को हम लोग देखेंगे तो उसका रंग थोड़ा सा लाल गुलाबी तरह का होता है, तो उसका कारण क्या है? उस गाजर में कैरोटीन नाम का रंग द्रव्य पाया जाता है। तो पीला रंग, कुछ फूल जो होते हैं पीले रंग के होते हैं, उसका कारण क्या है? उसके अंदर झैंथोफिल नामक रंग द्रव्य पाया जाता है, जिसके कारण उन फूलों का रंग पीला होता है। फिर जामुनी रंग, नीला रंग एंथोसाइनिन रंग द्रव्य के कारण होता है। मजेंडा रंग, बीट, बीट रूट हम लोगों ने देखा है, बीट चुकंदर जिसे कहते हैं, उसके अंदर मेजेंडा कलर, थोड़ा सा बहुत ज्यादा डार्क रेडिश कलर होता है, उसका कारण है बीटालिन्स, बीटालिन्स नामक रंग द्रव्य पाया जाता है, इसके कारण उसका रंग थोड़ा सा मजेंडा होता है, मजेंटा कलर होता है। यहाँ पर
अवर्ण लवक सफेद रंगहीन लवक भी होते हैं, इसके कारण फूलों का रंग व्हाइट कलर ल्यूकोप्लास्ट जिसे कहते हैं। वर्ण लवक, रंगीन लवक फ्लोरोप्लास्ट। इस तरह से दो तरह के लवक दिए गए यहाँ पर, सफेद रंगहीन लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, और वर्ण लवक रंगीन लवक जिसे क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। हरित लवक या वर्ण लवक होकर अन्य प्रकार के वर्ण लवकों में रूपांतरित हो सकते हैं। जैसा हम लोगों ने देखा है, जब टमाटर कच्चे होते हैं उसमें हरित लवक पाया जाता है, जिसके कारण उसका रंग हरा होता है, ग्रीनिश कलर होता है। फिर हरित लवक का रूपांतरण लाइकोपीन में होता है। थोड़े दिन के बाद टमाटर का रंग से लाल प्राप्त होता है हमें, उसका कारण है जो हरित लवक पाए इसके कारण इसका रंग हरा था, वे रूपांतरित होकर के लाइकोपीन बना। लाइकोपीन के कारण टमाटर को लाल रंग प्राप्त होता है। फिर हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पर दी गई एक कृति, क्रोटन रियो वनस्पति की पत्ती की ऊपरी परत निकाल करके उसे कांच की पट्टी पर रखते हैं और सूक्ष्मदर्शी के अंदर निरीक्षण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि वनस्पतियों को पत्तियों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए हरित लवक अत्यंत आवश्यक है। हम लोगों ने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है कि वनस्पतियों के अंदर जो हरित लवक पाए जाते हैं प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्यों आवश्यक है? जैसे हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हमारा शरीर विकसित हो, ग्रोथ हो, उसमें छोटा सा बच्चा बड़ा होता है तो उसके लिए, उसके शरीर के ग्रोथ के लिए, बढ़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। उसी तरह से वनस्पति की बाढ़ वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और वो भोजन बनाने का कार्य में प्रमुख जो भूमिका है हरित लवक निभाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जो सूर्य प्रकाश की किरणों को लेकर के हरित लवक के साथ क्रिया करके, और जो जमीन से रूट्स होती हैं पेड़ पौधों की, वह पानी और जो पोषक तत्व है उसको ले जा करके अन्य पत्तों तक पहुंचाने का कार्य वे उसके अंदर की जो बारीक बारीक सिराएं होती है वो करती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है हरित लवक की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से वनस्पतियां भोजन बनाने के कार्य करती हैं, जिससे वनस्पतियों में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर हरित लवक जो है वह अत्यंत आवश्यक है। हरित लवक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। सौर ऊर्जा क्या है? जो सूर्य के द्वारा ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, वनस्पतियों को मिल रही है, वह सौर ऊर्जा है। उस सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण करने का कार्य हरित लवक करते हैं, जो वनस्पतियों में पत्तियों में हरा रंग होता है हरित लवक के कारण। हरित लवक की पीठिकाओं में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकीर्ण, डीएनए, राइबोसोम्स और कार्बोज पदार्थ होते हैं। अब यहाँ पर हरित लवक का चित्र दिया है, अंदर है पीठिका। अब इन सब चीजों को, पत्ते की जो बाहरी परत है उसको हम जब पतला लेयर उसका कट करते हैं और कांच की पट्टी पर जो स्लाइड होती है स्लाइड के ऊपर रख करके उसके ऊपर फिर छोटी सी ढक्कन के आकार की छोटी राउंड कलर की कवर स्लिप होती है, और रखने के बाद जब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसका निरीक्षण करते हैं तो इस तरह की आकृति हमको दिखाई देती है, जिसमें पीठिका जलीय द्रव है, ग्रैना, थायलकॉइड, दोनों आवरणों के बीच की जो जगह है वो दिखाई देती है, बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण। इस तरह से हरित लवक को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। अब इन लवकों के कार्य क्या है? हरित लवक का कार्य क्या है? हरित लवक सौर ऊर्जा का अवशोषण करके उसका भोजन रूपी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, जो हरित लवक है उसका प्रमुख कार्य है सौर ऊर्जा, सूर्य द्वारा जो ऊर्जा मिल रही है उसको अवशोषित करके वनस्पतियों के लिए भोजन बनाने का कार्य, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने का कार्य हरित लवक करते हैं। वर्ण लवकों के कारण फूलों तथा फलों को रंग प्राप्त होते हैं। हम लोगों ने देखा वर्ण लवक कौन कौन से हैं, फिर फूलों के रंग किन किन रंग द्रव्यों के कारण होते हैं, यह कार्य इन लवकों के द्वारा किए जाते हैं। वर्ण लवक कार्बोज, स्निग्ध तथा प्रथिन पदार्थों का कौन है? संश्लेषण तथा संग्रह करते हैं। तंतु कणिका और लवकों में डीएनए तथा राइबोसोम्स होने से अंगक स्वयं की प्रतिकृति बना सकते हैं, अर्थात उनकी स्वयं की प्रतिकृति होती है जो उनका आकार है। कोशिका की संरचना तथा अंगकों का अध्ययन करने के बाद हमें पता चलता है कि वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका में पाए जाने वाले अंगकों के कारण कोशिका का कार्य ठीक तरह से चलता है।
अगर हम दोनों का अध्ययन करेंगे, वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का, तो उसके जो अंगक है, जो अलग अलग भाग है, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, उसी के माध्यम से कोशिका का कार्य ठीक तरह से चलता है। ऐसी विकसित कोशिकाओं को दृश्य केंद्र की कोशिका कहते हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने जीवाणुओं के आदि केंद्र की कोशिका का अध्ययन किया था। अब इन दोनों प्रकार की कोशिका का तुलनात्मक अध्ययन करने वाले। अब यहाँ पर दिया गया है दृश्य केंद्र की कोशिका और आदि केंद्र की कोशिका। आकार में यह 5 से 100 माइक्रोमीटर तक होती है और आदि केंद्र की जो कोशिका है 1 से 10 माइक्रोमीटर, उसकी साइज, उसका यूनिट दिया है माइक्रोमीटर, अर्थात बहुत छोटी होती है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या है 1 से अधिक होती है। इसमें गुणसूत्र कई होते हैं। केंद्रक, केंद्रक पटल, केंद्रकीय और केंद्रक द्रव्य युक्त सुस्पष्ट केंद्रक होता है। स्पष्ट एक केंद्रक होता है। इसमें केंद्रक सदृश्य केंद्र का भाग केंद्र काभ होता है। तंतुकणिका लवक होते हैं। इसमें आवरण युक्त अंगक नहीं होते। उदाहरण दिया है, उच्च विकसित एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय वनस्पति एवं प्राणियों में पाई जाती है। यह जीवाणुओं में पाई जाती है। तो आदि केंद्र की जो कोशिका है वह जीवाणुओं में है। यह वनस्पतियों में, मनुष्यों में, अनेक प्राणियों में उच्च विकसित एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय वनस्पतियों में पाई जाने वाली दृश्य केंद्र की कोशिका है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।